नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा विचित्र टाइप का मैटर आया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कमेंट किया, इतनी बदतमीजी की भाषा लाते कहाँ। हिंदी में बोला, वो हरियाणा के रहने वाले हैं तो हिंदी एक नेचुरल भाषा है, तो उन्होंने कहा इतनी बदतमीजी की भाषा लाते कहाँ से हैं आप, पिटिशन लिखते समय इतनी बदतमीजी लिखते हैं। अब ये बदतमीजी क्या थी ये जानना है। दूसरा एक बहुत हॉट इशू जिस पर आपको याद होगा कि उस समय वाइस प्रेसिडेंट ऑनरेबल जगदीप धनखड़ साहब ने स्टेटमेंट दिया था चीफ जस्टिस की उपस्थिति में, और ये कहा था कि यशवंत वर्मा के घर में अगर नोट पाया जाता है, करप्शन पाया जाता है, करप्ट पैसा पाया जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो ऐसी बात को केवल क्या उनको पद से हटाना ही सफिशिएंट है, इस पर क्रिमिनल केस क्यों नहीं फाइल होना चाहिए, इस पर क्रिमिनल केस फाइल होकर उनको सजा क्यों नहीं होनी चाहिए। ये उस समय ऑनरेबल मतलब वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था। ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना ने उस समय वो वीडियो भी पब्लिश किया था, एक कमेटी भी बिठाई थी। उस कमेटी को ये आदेश दिए गए थे कि पता करो कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जो कैश पकड़ा गया है, आग लगी थी, जो कैश मिला है, वो कैश में वो इन्वॉल्व हैं कि नहीं है। जस्टिस अरविंद ने रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में उनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया था। ये पता लगा था कि वो ये पैसा उनका है। बहुत बवाल हुआ था, उस रिपोर्ट को उन्होंने चैलेंज किया था। उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। इसके बाद जब कमेटी ने रिपोर्ट दे दी तो चीफ जस्टिस ने वो मामला संसद को ट्रांसफर कर दिया। संसद को ट्रांसफर करने के साथ जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके काम से विरत कर दिया गया। जस्टिस तो हैं, महाभियोग के बगैर तो हटा नहीं सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक काम कर सकता है। आपको याद होगा जस्टिस कन्नन कलकत्ता हाई कोर्ट के, वो लगातार इधर उधर चल रहा था, वो इनको लिख रहे थे, ये उनको लिख रहे थे, क्योंकि सेम पावर है दोनों के पास और सेम जुडिशियल ऑर्डर दोनों कर सकते हैं। सो दोनों की ऑर्डर की वैल्यू भी सेम है, इंप्लीमेंटेशन भी सेम है, इसलिए जस्टिस कन्नन को काम से विरत कर दिया गया था। ऐसा ही जस्टिस यशवंत वर्मा को काम से विरत कर दिया गया था। जस्टिस यशवंत वर्मा को काम से विरत कर दिया और उसके साथ साथ रिकमेंडेशन कर दी। अब हाउस में भी जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, उसके तहत अब संसद भी उनके खिलाफ सीधा एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि फिर से इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो संसद ने भी एक टीम बना दी। उस टीम ने अपनी रिपोर्ट बनाने पर उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। यानी कि वो मोशन पास हो गया कि जैसे यशवंत वर्मा के खिलाफ अब मोशन लाना है। राज्यसभा में भी ये प्रस्ताव रखा गया था, लोकसभा में भी रखा गया था, लेकिन लोकसभा ने उसको पास करके और राज्यसभा और दोनों ने पास कर लिया। और पास करने के बाद ये हुआ कि अब एक कमेटी बैठेगी, कमेटी जांच करेगी। उस कमेटी के बिठाने पर भी फिर वो सुप्रीम कोर्ट आए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ये जो कमेटी बैठी है ये लोकसभा, राज्यसभा और उनके दोनों के संयुक्त सत्र से हो सकता है। यहां प्रस्ताव गया, वहां प्रस्ताव, दुनिया भर की उन्होंने जुगाड़ लगाई। उस समय ऑनरेबल जस्टिस गवई की अदालत में पड़ा था, वो चीफ जस्टिस हुआ करते थे जिस समय ये मामला गया था। जिस समय मामला शुरू हुआ था उस समय ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस हुआ करते थे। उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस गवई चीफ जस्टिस हुआ करते थे। ऑनरेबल जस्टिस गवई ने उस मामले में संज्ञान लिया था और संज्ञान लेते हुए एक पिटीशन के दौरान लोगों ने कहा कि यशवंत वर्मा कह रहे थे। तब ऑनरेबल जस्टिस गवई ने कहा था अभी भी वो हाई कोर्ट के जज हैं, अभी उनका महाभियोग हुआ नहीं है, अभी भी वो हाई कोर्ट के जज हैं और हाई कोर्ट के जज होने के नाते आप उनको ऐसे संबोधित नहीं कर सकते। और यशवंत वर्मा साहब की पिटीशन भी डिसमिस कर दी थी और उसमें कोई सब्सटेंस नहीं पाया था। कई बार वो आए। जब उनको एहसास हो गया कि अब बचने वाले नहीं हैं, जब बचने वाले नहीं हैं ये एहसास हुआ, तब उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट उनको ट्रांसफर कर दिया गया था, और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट उनको ट्रांसफर किया गया था तो वहां वकीलों ने भी बवाल किया था। वकीलों ने कहा था दुनिया भर की बेगारी, दुनिया भर का करप्शन, दुनिया भर का ये सब क्या हमारी अदालत में भेज दोगे, क्या हम उन्हीं को झेलेंगे, एक करप्ट आदमी को हमारे आगे भेज दिया। ये बवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हुआ था, तब उनको काम से विरत रखा गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और ये उन्होंने इस्तीफे में कहा कि मैंने ग्रेट सर्विस की, मुझे ओनर मिला, ये मिला, वो मिला, दुनिया भर की पंचायत बताई।
चलिए भाई, उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया। तो अभी जो एक रिकॉर्ड बनने वाला था वो ये था कि क्या कोई जज अभी तक महाभियोग पास हुआ? आज तक भारतवर्ष के, स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग पास नहीं हो पाया। जनरली वो अंत तक लड़ते हैं, प्रेशर में लेते हैं, पॉलिटिक्स देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फाइनली उनको वो जब फंस जाते हैं तो इस्तीफा देकर चले जाते हैं। दिनाकरन साहब याद होंगे आपको, बहुत सारे, इन्होंने सब ने इस्तीफा दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक जज, मैं महाभारत के प्रकरण को बार बार कोट करता हूं, युधिष्ठिर से पूछा गया कि कितनी सजा होनी चाहिए किसको, एक ही अपराध में एक ब्राह्मण, एक शूद्र, एक क्षत्रिय और एक वैश्य एक ही अपराध मिलकर करते हैं, तो सजा कैसी होनी चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा था सबसे ज्यादा सजा तो क्षत्रिय को होनी चाहिए, क्योंकि उसका काम था न्याय करना। उससे कम, उसके बराबर ही सजा ब्राह्मण को होनी चाहिए, क्योंकि उसका काम था कि क्षत्रिय को वो ज्ञान देता और रोकता। उससे कम सजा वैश्य को हो सकती है और शूद्र को मुक्त भी किया जा सकता है। यानी कि जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा सजा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही एक जजमेंट भी किया, एक बैंक मैनेजर और क्लर्क और उसके गनर ने मिलकर गबन किया, सबसे ज्यादा सजा बैंक मैनेजर को मिली। वो आया, उसने कहा कि साहब हमारे क्लर्क को कम सजा दी है, हमारे उसको कम सजा दी है गनर को, और हमें ज्यादा दे दी, हमने तीनों ने मिलकर किया था। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जितनी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी उसकी सजा। सवाल यह है कि हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज अगर करप्शन करें, एक आम आदमी करप्शन करे तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उसकी नौकरी चली जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, उसको जेल भी जाना पड़ता है। और करता कौन है? ये सब कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तय करता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ही ये कर रहा हो, हाई कोर्ट का जज ही ये कर रहा हो, वो ही करप्शन का मामला प्रूफ हो गया, तो क्या उसके इस्तीफे मात्र से उसको छोड़ देना चाहिए? जगदीप धनखड़ साहब ने यह बात कही थी। क्या इस्तीफा देने से छोड़ देना चाहिए? क्या अगर उनके खिलाफ एक इंक्वायरी कमीशन ने यह सिद्ध कर दिया कि करप्शन में ये इन्वॉल्व हैं, लाखों करोड़ों रुपया इनके घर में पाया गया, तो क्या उनके इस्तीफे से उनको छोड़ा जा सकता है? धनखड़ साहब ने कहा था एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बेसिक ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्शन ये है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत पहले एक एफआईआर होनी चाहिए, सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई बड़ी रेटिंग एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो नौकरी तो जानी ही चाहिए, जेल भी होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। मैं कहता हूं कि जस्टिस यशवंत वर्मा और उनसे पहले कई एक जजेस जो हमेशा पकड़े गए, बड़े बड़े मामलों में पकड़े गए, करोड़ों अरबों रुपए के मामले में भी पकड़े गए, बड़ी बड़ी जमीनों के मामले में पकड़े गए, उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ महाभियोग आया, महाभियोग पास होने से पहले उन्होंने इस्तीफे दे दिए और बचकर चले गए। क्या यह सफिशिएंट है? ये आप बताएंगे कि यह सफिशिएंट है कि नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा जुडिशियल अफसर है, जितना बड़ा अधिकारी है, उसके बाद लॉर्डशिप है। क्या भगवान को पाप करने की अनुमति दी जा सकती है? ये तो वैसे ही हो गया जैसे मुसलमान दुनिया भर में अपराध करता है और अपराध करने के बाद कहता है ये अल्लाह के लिए था, अल्लाह माफ करेगा। अल्लाह के लिए किए गए अपराध के लिए किसी को या पाप के लिए माफ किया जा सकता है? क्या वो दोजन में नहीं जाएगा? क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज जिनको यह अधिकार है उनको जेल नहीं जाना चाहिए? आप बताइए, क्या उनको जेल नहीं जाना चाहिए? क्या उनको दंडित नहीं किया जाना चाहिए? क्या यह इलस्ट्रेशन सेट करने वाला नहीं है कि जस्टिस यशवंत वर्मा 20 साल की जेल गए या उम्र कैद काटी, करप्शन के मामले में देश के लोगों को उन्होंने धोखा दिया, देश भर की आस्था अदालत पर है, हर कोई मामला जब गड़बड़ होता है तो अदालत में पहुंचते हैं और अदालत का जज मान लेकर डिसाइड करता है, तो उसको तो सजाए मौत मिलनी चाहिए। चाणक्य नीति से भी देख लीजिए और इस मामले को आप महाभारत में न्याय पर्व से भी देख लीजिए। नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि यशवंत वर्मा फांसी के योग्य हैं, उनको फांसी दी जानी चाहिए। उनका केवल वो लिख देने से इस्तीफा दे दिया तो बच नहीं सकते, वो उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ज्यादा बड़ा दायित्व रखते हैं, वो किसी को फांसी पर चढ़ाने का राइट रखते हैं। किसको फांसी पर चढ़ाकर फांसी की सजा देकर यह मान लिया होगा, यह कौन तय करेगा? इसलिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और उसका मुकदमा होना चाहिए। बाकायदा मुकदमे के बाद फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। मैं इस मूड का हूं या मैं इस मत का हूं, आप क्या कहते हैं जरूर लिखकर बताइएगा नीचे।
क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप नीचे लिखकर उस पर चर्चा करें, डिस्कशन करें। जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखिए। बाकी जुडिशरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस जज की बात कर रहा हूं जिसके खिलाफ प्रूव्ड करप्शन हुआ, जिसके खिलाफ करप्शन प्रूफ हो गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई एसआईटी ने उसको प्रूफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कई बार पिटीशन जाने के बाद प्रूफ हो गया। महाभियोग के लिए भी उनकी तैयारी हो गई। उसको छोड़ा जा सकता है क्या? आप क्या सजा देना चाहेंगे ऐसे जज को? जरूर लिखकर बताइए। इसके साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज एक मैटर आया। उस मैटर में उन पिटिशनर ने कहा कि भाई ये जो मैटर है इसमें आप ये कास्ट बेस्ड सेंसस रोक दीजिए। बात तो बड़ी लॉजिकल थी, कास्ट बेस्ड सेंसस रोक दीजिए। बात तो बड़ी लॉजिकल है कि कास्ट बेस्ड सेंसस रोक देना चाहिए। भारत की समस्या ही कास्टिज्म है। कास्टिज्म की वजह से भारत गुलाम हुआ, कास्टिज्म की वजह से अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, ऐसा लोग कहते हैं। तो कास्टिज्म के आधार पर सेंसस क्यों? सरकार का अपना तर्क है कि कास्टिज्म के आधार पर वो ये जानना चाहते हैं कि देश भर में क्या सिचुएशन है, कौन सी कास्ट का कितना वैभव है, कितनी जमीनें हैं, कितने संसाधन हैं, क्या उनकी सामाजिक और स्थिति है। बात ठीक है। इसीलिए इन सेंसस में पहले घर का सेंसस हो रहा है, उसके बाद जाति का सेंसस होगा, उसके बाद जनगणना का सेंसस होगा, लेकिन पहले परिवार और फ्लैट का, आपके घर का सेंसस हो रहा है। तभी तो पता लगेगा कि संसाधन कितने हैं और आप धन होते हुए भी रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं और सब कुछ। बात तो ठीक है, लेकिन उन्होंने, सज्जन ने यह कहा कि देश के संसाधनों पर जाति आधारित बंटवारा होना चाहिए, जाति के आधार पर संसाधनों का उपयोग होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो गरीब गुनी है, जिसके पास संसाधन नहीं है, उस पर संसाधन पूरी शक्ति से लगाने चाहिए और आप केंद्र सरकार को आदेश दीजिए। ये कहा पिटीशन में, आप केंद्र सरकार को आदेश दीजिए कि वो सेंसस खत्म करे, वो संसाधनों का बंटवारा करे। ये जो बंटवारा है ना, 1947 के बंटवारे से अभी लोगों का पेट नहीं भरा, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बंटवारे। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रेगुलेशन 1-2 दिन पहले पास करना पड़ा था कि कोई भी मेंशनिंग, कोई भी मामला, कोई भी नई पीआईएल मेरी अदालत में आएगी केवल, और मैं ही, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर क्यों ना सुन रहा हूं, मेरी अदालत में आएगी, मैं ही सुनूंगा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि इतनी बदतमीजी लाए कहां से हो, इतनी बदतमीजी सीखी कहां से? केंद्र को आदेश दे दीजिए कि आप ये कर दीजिए, कि वो खत्म कर दीजिए, ये बंटवारा कर दीजिए। उन्होंने कहा मैं डिसमिस ही नहीं कर रहा हूं, मैं डिसमिस करने के साथ ये जानना चाह रहा हूं कि इतनी बदतमीजी की पिटीशनें लिखते कैसे हो, तुम्हारे मन में ऐसे विचार कैसे आते हैं कि इतनी बदतमीजी की पिटीशनें लिखो। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने हड़काकर धमकाकर केस में, और बोलते समय हिंदी में कहा, उन्होंने हिंदी में कहा, ये बदतमीजी की भाषाएं लाते कहां से हो, इतनी भाषाएं लिख देते हो बदतमीजी की। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस तो चीफ जस्टिस हैं और वो इस तरह का विचार भी रखते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा पर जरूर विचार करके बताइए। हमारे लोग जो हमसे पढ़ने आते हैं, जो हमसे समझने आते हैं, वो तमाम बेचारे मेहनत कर करके जीवन, मतलब तब भी उनके सिलेक्शन नहीं होते। आप सोचो कि बहुत मेहनत करते हैं तब सिलेक्शन होता है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं। मतलब मैं समझता हूं कि मैं एक ऐसा टीचर हूं जिसके सामने आमने बात होती है, बच्चे अपनी बात पूरी पूछ सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग में भी वही जाती है। तो इतनी मेहनत जिसमें नोट्स से बच्चे नहीं पढ़ते, किताबों से पढ़ते हैं, 1, 2, 3 रेफरेंस बुकों से पढ़ते हैं, तमाम पूरे देश के पेपर सॉल्व करते हैं, तब जज बनते हैं। और ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम जज बना देता है फटाक से, फिर वो करप्शन के मामले में भी पकड़ जाते हैं। मैं उन लोगों को पढ़ाते हुए जो एचएस पढ़ते हैं, जो जजेस प्रमोशन पढ़ते हैं, या फिर जो सूटेबिलिटी टेस्ट पढ़ते हैं, बैठे हुए सिटिंग जजेस को भी फीस देने में समस्या होती है, जो करप्ट नहीं है। बाकी को कोई समस्या नहीं होती। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में इतना माल मिला, क्या इस पर संज्ञान अलग से नहीं होना चाहिए? इनको जेल नहीं भेजना चाहिए? फांसी की सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए? इनके खिलाफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? सीबीआई की रिपोर्ट और बाकी मुकदमेबाजी बाकियों की तरह नहीं होनी चाहिए? एक नीचे की अदालत में जज अगर पकड़ा जाता है तो दुनिया भर का इन्वेस्टिगेशन होता है और केवल उसको हटाया नहीं जाता, उसको जेल भी भेजा जाता है।
लॉर्डशिप जिसके पास है, क्या उसको फांसी नहीं होनी चाहिए? आप लोग लिखकर ज़रूर बताइए, हम इंतज़ार करेंगे आपके लिखे हुए का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।